हेलो एवरीवन। सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी के कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस को अब हमने डिस्कस करना है जी। क्वेश्चन नंबर 1, ए हेवी ड्यूटी बैटरी ऑफ ए ट्रक मेंटेन्स ए करंट ऑफ 3 एम्पीयर फॉर 24 आवर्स। हाउ मच चार्ज फ्लोज फ्रॉम द बैटरी ड्यूरिंग दिस टाइम। तो हमने चार्ज पता करना है जी। फार्मूला हमारे पास जो होता है करंट का, उसका यूज करके आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, और चार्ज पता करना है तो आई मल्टीप्लाइड बाई टी हो जाएगा। यहाँ टाइम आवर्स में गिवन है तो हमने इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना होगा। तो 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दिन में हमारे पास 86,400 सेकेंड्स आ जाएंगे। और फार्मूला यूज करेंगे अब, और सिंपल सी कैलकुलेशन के बाद हमें चार्ज की वैल्यू पता लग जाएगी। ठीक है जी। Question number 2. While analyzing a circuit, the internal resistance of the EMF sources are ignored. Why? तो बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस है किसी भी सर्किट के अंदर जो वायर्स होती हैं उनकी अपनी भी रेजिस्टेंस होती है। एक तो हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रखी होती है, एक इंटरनल होती है। एंड इन सिमिलर मैनर जो हमारे पास सोर्स होती है उसकी भी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। मीन्स चार्जेस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करने के लिए जो अपोजिशन ऑफर की जाती है उसको हम रेजिस्टेंस कह रहे होते हैं। तो जो ईएमएफ सोर्सेज होती हैं उनकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो काफ़ी कम होती है एज कम्पेयर टू दी एक्सटर्नल लोड जो हमने वहाँ पे सर्किट के अंदर रेजिस्टर, लोड रेजिस्टर लगा रखा होता है। तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है इसकी ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की, वो हम इस तरह से लिखते हैं जी, प्लस आई आर। ये जो स्मॉल आर है ना, ये वो इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसकी अभी बात हो रही है। तो इसकी वैल्यू काफ़ी कम होती है, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो डेफिनेटली वो भी काफ़ी कम होगा। और अगर हम इसको ज़ीरो कंसिडर कर लें तो ये सारा फैक्टर ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ऑलमोस्ट इक्वल आ जाएंगे। ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू काफ़ी कम होती है, दैट इज़ वाई कि हम इसको इग्नोर कर देते हैं। Question number 3. If aluminium and copper wires are of the same length, have the same resistance, which has the large diameter and why? अब जी हमारे पास ये जो आंसर इसका हमने कैलकुलेट करना है वही रेजिस्टेंस वाले रिलेशन को फॉलो करके, क्योंकि उन्होंने हमें कहा हुआ है रेजिस्टेंस सेम है तो हम दोनों के रेजिस्टेंस वाले फार्मूले लिख के और उनको आपस में इक्वेट कर देंगे। तो हम यहाँ पर एल्यूमिनियम के लिए पहले लिख देते हैं जी, विच इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। अब क्योंकि वायर सर्कुलर फॉर्म में होगी तो एक सर्कल का जो रेडियस है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, तो रो एल्यूमिनियम एल ओवर पाई आर स्क्वायर। अब डायामीटर की तरफ जाना है ना जी हमने, तो हम इस रेडियस को डायामीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा एल ओवर पाई डी बाई टू का स्क्वायर। क्योंकि रेडियस हाफ होता है डायमीटर का तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, रो एल्यूमिनियम, तो ये टू जो है इसका स्क्वायर फोर, और ये फिर ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा फोर एल ओवर पाई डी स्क्वायर। ठीक है जी। ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो एल्यूमिनियम की आ गई। सिमिलरली हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगी कॉपर के लिए वो भी बिल्कुल इसी तरह हमने फाइंड करनी है। मींस उसके रिलेशन में हम एरिया की वैल्यू एक जस्ट पुट करेंगे और इसी तरह का रिलेशन बनाकर फिर हमने इन दोनों को इक्वेट करना है। तो कॉपर ओवर पाई आर स्क्वायर, एंड अगेन हमने वही सारा काम करना है, एंड हमें ये मिल जाएगा जी फोर एल ओवर पाई डी स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट हमारे पास जो रेजिस्टेंसेस हैं दोनों की वो इक्वल है, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं जी। एल्यूमिनियम इज इक्वल टू कॉपर। तो
हमारे पास AL 4/5d² is equals to 4 resistivity of copper length of copper divided by this one। अब यहाँ पर क्योंकि डायमीटर के बारे में भी हमने बात करनी है तो इनके साथ भी सबस्क्रिप्ट में आप लिख दें, जो चीज़ें कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर दीजिए आप, ये आपस में खत्म हो गए। तो वी आर लेफ्ट विद resistivity of aluminium over diameter of aluminium is equals to resistivity of copper, sorry ये diameter का स्क्वायर है, over diameter square of copper। तो हम यहाँ पर लिखते हैं जी कि diameter of copper over diameter of aluminium is equals to resistivity of copper over resistivity of aluminium, और स्क्वायर खत्म करने के लिए मैं यहाँ पर रेजिस्टिविटी के ऊपर स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, दोनों रेशियो के ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें यहाँ से ये पता लग रहा है क्योंकि जो एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी होती है वो ग्रेटर होती है कॉपर से, रेजिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन द रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर। तो इसीलिए जो डायामीटर होगा एल्यूमिनियम का वो बड़ा होगा, दैट्स वाई हमारे पास जो डायामीटर होगा एल्यूमिनियम का इट विल बी ग्रेटर देन द डायामीटर ऑफ कॉपर। ठीक है जी, तो यहाँ से हम ये रिलेशन डिड्यूस कर सकते हैं। ये रेजिस्टिविटी से रिलेटेड है कि जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना ज़्यादा डायामीटर होगा उस वायर का। क्वेश्चन नंबर 4, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बैटरी एक्सीड इट्स ईएमएफ। पहले तो हम इन दोनों का रिलेशन देखते हैं जी, ईएमएफ इज इक्वल टू वी एफ टी प्लस आई आर होता है। अगर आपको टर्मिनल पोटेंशियल की बात करनी है तो इसको एक साइड पे कर देते हैं इक्वेशन की और हमें मिलेगा इसका रिलेशन आई एफ आर। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ में से ये आई एफ आर वाला फैक्टर माइनस होता है तो हमें उसका आंसर मिलता है। चलिए हम अभी के लिए मान लेते हैं कि ये वाला फैक्टर जीरो है बिकॉज ऑफ द वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस। तो फिर हमें मिलेगा वी एफ टी इज इक्वल टू ई। लेकिन हमने ये देखना है कि क्या वी एफ टी इस ईएमएफ को एक्सीड कर सकता है या नहीं कर सकता। तो सिर्फ एक बैटरी के केस में तो ये पॉसिबल नहीं है। हम ये अचीव कर सकते हैं कि अगर हम इसके साथ कोई हैवी बैटरी और अटैच कर दें, जैसे कि हम चार्जिंग में करते हैं कि आप ये देखें हमारे पास एक बैटरी है, इस तरह से इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आ गई, इसको ई एफ ए का नाम दे दिया हमने, और इसके साथ हमने एक और बैटरी अटैच की। अब इसका जो करंट है वो इस तरह से फ्लो करेगा। ठीक है जी, और हमने वो बैटरी इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि उसको इस तरह से अटैच करना है कि उसका करंट इस बैटरी के अपोजिट फ्लो करे। तो हमने उसको ये इस तरह से अटैच कर दिया, उसके साथ भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस हम यहाँ शो कर देते हैं जी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये ई ऑफ बी है, और यहाँ एजम्पशन ये ले लेते हैं कि जो ई ऑफ बी है इट इज ग्रेटर देन ई ऑफ ए। तो करंट अब ओवरऑल जो करंट है वो इस बैटरी की वजह से फ्लो करेगा। अब ई एफ ए की वजह से जो करंट फ्लो कर रहा था उसको लेट से कि मैं कहता हूँ कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन थी मेरे लिए, वो पॉजिटिव आई था। तो अब जो ई एफ बी की वजह से फ्लो करेगा वो मेरे लिए नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी, तो उसको मैं नेगेटिव ऑफ आई मान के चल रहा हूँ। तो अब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ना, इसकी वजह से हम अभी देखेंगे मैथमेटिकल इवेल्युएशन में कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से ईएमएफ को एक्सीड करेगी। तो यहाँ पर हमने जो रिलेशन लिखा था उसमें आई की जगह माइनस आई पुट करेंगे ना जी, तो हमें मिल जाएगा प्लस ऑफ आई आर। तो जो अब ईएमएफ प्लस आई आर जो है ना, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास वो एक्सीड कर रहा है ईएमएफ को, यानी कि उसकी वैल्यू ज्यादा हो रही है। ठीक है जी, यहाँ से जब गुजरेगा ना करंट, तो उसकी वैल्यू क्योंकि नेगेटिव ले रहे हैं तो वो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस करेंगे और उसको पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होकर तो हमें जो अब वैल्यू मिलेगी वो हम यहाँ से देखेंगे कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज ग्रेटर देन दी ईएमएफ। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ने एक्सीड कर लिया है ईएमएफ ऑफ बैटरी को। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस।
तो हमारे पास ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के डिफरेंसेस ये हैं कि जो ईएमएफ होती है ना जी, ये बेसिकली वर्क डन होता है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर उसे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ लेकर आने में। अब अगर हम यहाँ पर एक सर्किट कंसीडर करें ना कि ये हमारे पास है जी एक बैटरी और यहाँ कोई एक रेजिस्टर लगा हुआ है और ये एक क्लोज सर्किट है हमारे पास। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन हमें ये कहती है कि चार्ज जो होगा वो यहाँ से फ्लो करके यहाँ तक आएगा नेगेटिव टर्मिनल। अब ये जो इनसाइड बैटरी है ना, इसको थोड़ा सा अगर हम गैप को बड़ा बनाएं तो यहाँ जो भी उसका सोल्यूशन होगा बैटरी का, उसमें से ये जो अब इलेक्ट्रॉन इंटर हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो वर्क डन किया जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर इसे वापस लेकर आने के लिए, ताकि ये एक्सटर्नल सर्किट में फिर से मूव करे, फ्लो करे, इस वर्क डन ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम ईएमएफ कह रहे होते हैं। ठीक है जी। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है कि ये जो एक्सटर्नल सर्किट के अंदर अभी हमने शो किया है ना, ये जो वर्क डन किया जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ लेकर जाने में, इस वर्क डन ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। अब ईएमएफ जो होती है वो कॉज होती है, मींस कि उसकी वजह से चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंचता है और फिर आगे फ्लो करता है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो इफेक्ट होता है कि उस कॉज का इफेक्ट, चार्ज जब पॉजिटिव टर्मिनल पे आ गया फिर से उसने फ्लो करके वापस जाना है। मैं एक और बात ये क्लियर कर दूं कि यहाँ पर हम कन्वेंशनल डायरेक्शन ले रहे हैं, ठीक है जी। और रियलिटी में क्या होता है कि नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके पॉजिटिव की तरफ आते हैं। थर्ड क्या है जी हमारे पास कि ईएमएफ जो होती है वो हमेशा प्रेजेंट होती है, दो टर्मिनल्स के दरमियान हमेशा वर्क डन हो रहा होता है इन ऑर्डर टू ट्रांसफर दी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो तभी एग्जिस्ट करता है जब सर्किट क्लोज होता है, मींस जब करंट फ्लो कर रहा होता है। और जो हमारे पास इनका अगर आप डिफरेंसेस समझना चाहें, हमारी बुक में ये लिखा हुआ भी है कि अगर आप देखें ना, हम एक हाइट के ऊपर, एक स्पेसिफिक हाइट है हमारे पास लेट से, और यहाँ पर हमने कोई पानी का टैंक है जिसको हमने फिल किया हुआ है। अब यहाँ से वाटर लेकर आना नीचे ग्राउंड पे, इसके ऊपर हमें कोई एनर्जी, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज इसके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। जैसे ही आप इसको कोई चैनल प्रोवाइड करेंगे, यहाँ से वाटर फ्लो करना शुरू कर देगा और इजीली नीचे आ जाएगा। दैट इज दी पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज। बस करंट को फ्लो करवाने के लिए सर्किट को क्लोज करने की जरूरत है और कुछ भी नहीं करना। लेकिन अब यहाँ से अगर आपने फिर से वाटर जो भी आपने एक्यूमुलेट कर लिया है किसी लोअर टैंक में, यहाँ से फिर से आपने वापस लेके जाना है पानी, तो इसके ऊपर आपको वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है जी, हायर पोटेंशियल पे लेके जाने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा, एंड दैट इज ईएमएफ। ठीक है जी। तो इस टर्मिनल के बाद पहुंचने के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को फिर आगे लेकर जाने के लिए वर्क डन करना पड़ता है, और वो ईएमएफ। तो ईएमएफ और पोटेंशियल को आप इस तरह से भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। Question number 6. How Kirchhoff's loop rule is based on the conservation of energy principle and current rule is based on the conservation of charge. तो इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पता हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो कंजर्व रहती है, सेम रहती है ऑन द होल। और सेम फॉर द चार्ज के किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो ओवरऑल चार्ज होता है वो सेम रहता है। इन बिटवीन चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है आपस में डिफरेंट जंक्शंस के ऊपर, डिफरेंट कनेक्शंस में, लेकिन ये है कि ऑन द होल उस सर्किट का चार्ज सेम रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो जंक्शन और लूप रूल है, पहला तो ये जंक्शन रूल में पॉइंट ये है कि हमारे पास जो टोटल करंट होगा इंटर कर रहा होगा किसी जंक्शन में, वो इक्वल होगा सम ऑफ द टोटल चार्ज और द करंट लीविंग दैट पर्टिकुलर जंक्शन। इस पॉइंट का मतलब ये है जी कि हम यहाँ पर अगर कंसिडर करते हैं, यहाँ से I1 कोई करंट आ रहा है और इस डायरेक्शन से कोई I2 करंट आ रहा है हमारे पास। ठीक है जी। और ये I2 आगे प्रोसीड करके I4 में जा रहा है, और ये I1 जो है लेट से वो I3। और हम इनकी ज़रा वैल्यूज़ भी रख के देख लेते हैं। हम कहते हैं कि 2 एम्पेयर इधर है करंट और 2 ही एम्पेयर इधर भी है। तो यहाँ से गुजरने के बाद मैं कहता हूँ I4 में जो करंट जा रहा है वो 3 एम्पेयर जा रहा है, और जो I3 में जा रहा है वो 1 एम्पेयर जा रहा है। अब हमने बात की है टोटल करंट की, तो टोटल करंट जो इस जंक्शन की तरफ आ रहा था, ये जो हमने जंक्शन बनाया है,
वो आ रहा था टोटल 4 एम्पियर। अच्छा, तो 4 में से 3 एम्पियर इधर चला गया, 3 इधर चला गया, तो इनका टोटल भी 4 ही बनता है। तो ये चीज मेन अंडरस्टैंड करने वाली है कि एक आइसोलेटेड सिस्टम की मींस इस सिस्टम को अगर कोई और इन्फ्लुएंस ना करे, कोई भी इसमें चार्जेस ऐड ना हो या चार्जेस कहीं से लीक ना हो, तो इसका ओवरऑल चार्ज होगा वो हमेशा कंजर्व रहेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो डेल ऑफ आई होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा, क्योंकि अब जंक्शन को अगर हम रेफरेंस माने तो जंक्शन की तरफ जो करंट आ रहा होगा उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, जो जंक्शन से दूर जा रहा होगा उसको नेगेटिव ले लेंगे। तो टोटल करंट को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास ऑन द होल आंसर जो होगा वो ज़ीरो आएगा। और अगर आप इस करंट का रिलेशन चार्ज इन टर्म्स ऑफ चार्ज ओवर टाइम लिखते हैं तो फिर उसका आंसर भी इसी तरह से रिलेट करके हम बता सकते हैं कि सम ऑफ चार्ज ओवर टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो। और फिर आप ये रिजल्ट डिड्यूस कर सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास जो टोटल चार्ज होगा वो ज़ीरो होगा। और टोटल चार्ज इन द सेंस कि ये आप फ्लो की बात करेंगे कि करंट जंक्शन से टूवर्ड्स आ रहा है या फिर अवे जा रहा है। अब लूप रूल में भी इन सिमिलर मैनर आपने इस चीज़ को डिस्कस करना है, लेकिन ईएमएफ की सेंस में करना है। तो हमारे पास जो लेट्स से कि हमने एक सर्किट के अंदर एक सिंपल सा सर्किट पहले बना लेते हैं कि ये हमारे पास एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस है और ये हमारे पास कोई ईएमएफ हमने लगा दी। अब यहाँ से जो करंट फ्लो जो वर्क डन होगा चार्ज के ऊपर, करंट इस तरह से फ्लो करेगा आई ऑफ आर, ये जो पोटेंशियल होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अब यहाँ पर सोर्स से करंट एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है तो हम इसको आई एफ आर इज इक्वल टू ज़ीरो लिखेंगे ओवरऑल एनर्जी कंजर्वेशन के लिए। तो हमें मिलेगा ई एम एफ इज इक्वल टू आई एफ आर। अब यहाँ अगर एक ईएमएफ नहीं है, बहुत सारी बैटरीज हमने लगाई हुई है, तो उन सबको हम सम करेंगे। सारी बैटरीज की ईएमएफ को सम किया माइनस जितने हमने रेजिस्टर्स लगा रखे हैं उनको सम किया, तो उसका आंसर भी हमारे पास ये आना चाहिए। ठीक है जी। अब इसी को फिर जनरलाइज कर सकते हैं आप लोग कि हमारे पास जो टोटल ईएमएफ है वो टोटल कंजम्पशन के बराबर है। ठीक है जी, मीन्स जितनी एनर्जी आपने यहाँ इन बैटरी से प्रोवाइड की है उतनी ही एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम हो रही है। और ये फॉर आइसोलेटेड सिस्टम की बात हो रही है, मीन्स कोई और इसमें किसी भी चीज़ का इन्फ्लुएंस ना हो जिससे हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही हो, जस्ट एनर्जी कंज्यूम हो रही हो, हीट वगैरह में हो सकती है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट किसी और जंक्शन से किसी और तरफ चार्जेस फ्लो ना करें, वो एक सिस्टम जो होगा वो आइसोलेटेड रहना चाहिए। ठीक है जी। तो इस तरह से आप देखें तो जो चार्ज की कंजर्वेशन है वो भी हम देख सकते हैं जंक्शन रूल से, और जो एनर्जी की कंजर्वेशन है वो भी हम इस लूप रूल से देख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो करंट और जो करंट रूल है और जो किरचॉफ लूप रूल है ये इन कंजर्वेशन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 7 है जी हमारे पास, वाई राइज इन टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इज अकम्पनीड बाय द राइज इन द रेजिस्टेंस। तो इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं जी कि हमारे पास लेट से एक कंडक्टर है और इसके क्रॉस हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। ये हमने बैटरी लगा दी तो करंट अब कुछ यूं इस तरह से फ्लो करेगा कन्वेंशनल डायरेक्शन। अगर हम समहाउ इसका टेम्परेचर इंक्रीज करें इस कंडक्टर का, हम टेम्परेचर बढ़ाएं, तो यहाँ पर जो एटम्स और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेट्स से ये जो होल्स हम बनाते हैं ये पॉजिटिव आयंस हैं और ये जो डॉट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ने गुजर के जाना है आगे, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो एक एटम होगा जिसको मैंने होल से शो किया हुआ है इसकी वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, ये ज्यादा हायर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा ड्यू टू हायर थर्मल एनर्जी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से आ रहा है इसको कम रास्ता मिलेगा, रास्ता कम मिलेगा मीन्स कि इसकी कोलिजन होगी इस एटम्स के साथ, इस आयन के साथ, तो ये डिफ्लेक्ट बैक हो सकता है, किसी और डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो सकती है। तो इस इलेक्ट्रॉन को आगे नेक्स्ट जो एंड है कंडक्टर का उस तक पहुंचने के लिए काफी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, मुश्किल इन सेंस कि उसको काफी ज्यादा अपोजिशन मिलेगी। तो दैट इज हाउ कि रेजिस्टेंस जो होगी वो
इंक्रीज कर जाएगी उस कंडक्टर की। और इसका रिलेशन आपने यहाँ पढ़ा हुआ भी है कि आर ऑफ टी इज इक्वल टू आर नॉट इंटू वन प्लस एल्फा टी। तो जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी रेजिस्टेंस हमारे पास इंक्रीज होगी। ठीक है जी, तो यही सारी चीज हमने यहाँ पर एक्सप्लेन भी की हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 है जी हमारे पास, डज द डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ प्रोवाइडेड बाय ए बैटरी डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लो थ्रू द बैटरी। सर्किट के अंदर करंट फ्लो जो करता है जी वो डिपेंड करता है कि जो हमने बैटरीज लगा रखी हैं उनकी मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल मींस के ईएमएफ कितना है। लेट से हम यहाँ एक सर्किट बनाते हैं इस तरह से जी, ये कोई ई एम एफ वन है, ये कोई ई एम एफ टू है, और मैं ये मान रहा हूँ कि ई एम एफ वन इज ग्रेटर देन द ई एम एफ टू। अब इनकी जो अपनी नेगेटिव पॉजिटिव पोलैरिटीज है ना जी, ये डिपेंड नहीं करती, ये जो इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करेगा उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेंगी कभी भी इसकी। अब लेट से कि मैं कहता हूँ, मैंने जैसे कि अजम्पशन ले लिए कि ई वन इज ग्रेटर देन ई टू, तो यहाँ से करंट इस फ्लो करके इधर से गुजर के, और ये सारी डायरेक्शन होगी करंट की। अब ये जो बैटरी है इसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होगी, ये नहीं होगा कि करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये वाली साइड पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगी, इसकी पोलैरिटी वैसी की वैसी ही रहेगी। बिकॉज एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पर जो पोलैरिटीज इनकी बन चुकी हैं इन बैटरीज की, इंडिविजुअल बैटरीज की, वो वैसी ही रहेंगी। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करती बैटरीज की पोलैरिटीज। और क्योंकि फिर हाँ एनर्जी जो ईएमएफ है ये बेसिकली वर्क डन ओवर चार्ज है, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए भी जो करंट की डायरेक्शन है वो इसको इफेक्ट नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 9 है जी हमारे पास कि वोल्टेजेस आर ऑलवेज मेजर्ड बिटवीन टू पॉइंट्स वाई। तो वोल्टेज की अगर हम डेफिनेशन को रिकॉल करें तो दैट इज द वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो वर्क डन यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर हो रहा है, तो वर्क डन के लिए ज़रूरी है कि वो कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान हो रहा हो। सॉरी, ये मैंने पॉजिटिव बना दिया था, तो ये नेगेटिव टर्मिनल होगी उस बैटरी के। तो लेट ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। अगर हमने इस इलेक्ट्रॉन को, यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको यहाँ से इधर पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ लेके जाना है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमें इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन के लिए हमारे पास ये पॉइंट वन हो जाएगा और ये पॉइंट टू हो जाएगा। तो कोई से दो पॉइंट्स तो डेफिनेटली हमें रिक्वायर्ड होंगे इन ऑर्डर टू मूव इट फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट टू। तो दैट इज वाई कि ये हम दो पॉइंट्स के दरमियान कंसिडर कर रहे होते हैं पोटेंशियल जो वोल्टेज होती है। और अगेन वर्क डन कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि उस चार्ज के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, क्योंकि उसको लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ लेके जा रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी आपको पता है कि रेफरेंस का होना जरूरी है, और रेफरेंस के लिए अगर एक पॉइंट कंसिडर कर लिया तो जिस पॉइंट पे आप गए हो जो आपका डिजायर्ड पॉइंट है वो सेकंड पॉइंट हो जाएगा। तो इसीलिए भी हमें जो वोल्टेजेस होती हैं हमें दो पॉइंट कंसिडर करने पड़ते हैं उनको डिस्कस करने के लिए। तो यही चीज अभी हमने यहाँ पर एक्सप्लेन भी कर दी है जी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 10, इज एवरी ईएमएफ ए पोटेंशियल डिफरेंस, इज एवरी पोटेंशियल डिफरेंस एन ईएमएफ। तो इस क्वेश्चन के हमारे पास दो पार्ट्स हैं जी। ईएमएफ जो जितनी भी तरह की ईएमएफ हम डिस्कस करें अगर सर्किट के अंदर, तो उनको क्या हम पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं। और उसी सर्किट के अंदर जितनी भी तरह के पोटेंशियल डिफरेंसेस होते हैं, क्या हम उन सबको ईएमएफ कह सकते हैं या नहीं कह सकते। क्वेश्चन ये हमसे पूछा गया। तो इसके पार्ट ए का आंसर ये है कि यस, एवरी ईएमएफ इज ए पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि दो टर्मिनल्स के दरमियान वर्क डन हो रहा है जी। अगर हम ये ईएमएफ की डेफिनेशन को रिकॉल करें तो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ हम इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाते हैं, वर्क डन करते हैं। तो ये एक दो पॉइंट्स के दरमियान जो वर्क डन ओवर चार्ज है, ये पोटेंशियल डिफरेंस की सेंस में हम कंसिडर कर सकते हैं। अब जो ईएमएफ होती है ये पोटेंशियल होता है सोर्स के टर्मिनल्स के दरमियान। ठीक है जी। अब इसका सेकंड पार्ट का आंसर ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम ईएमएफ कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक्सटर्नल सर्किट के अंदर जो एनर्जी की डिसिपेशन है उसको हम डिस्कस कर रहे होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को जब हम
एक्सटर्नली पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करवा के लेके जाते हैं, वर्क डन करते हैं, तो उसके जो एनर्जी हम उसको प्रोवाइड करते हैं वो लोड के क्रॉस डिसिपेट होती है। तो दैट इज समथिंग एल्स। इनकी नेचर को अंडरस्टैंड करना है, इनकी नेचर डिफरेंट होती है ईएमएफ और पोटेंशियल की। और इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इज ओनली ईएमएफ। तो ईएमएफ को अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमें पता है कि अगर हम सर्किट ओपन भी कर दें तब भी ये ईएमएफ एग्जिस्ट कर रही होगी, लेकिन उस टाइम के ऊपर पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। पोटेंशियल तभी एग्जिस्ट करेगी जब मींस की वोल्टेज की बात हो रही है, जब जो सर्किट है वो क्लोज होगा। ठीक है जी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज द ईएमएफ इज अ वर्क डन ऑन अ चार्ज टू मूव इट टू द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये इनसाइड द टर्मिनल्स के ऊपर जो वर्क डन हो रहा होता है, ये हम उसकी बात कर रहे हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्ड होने के बाद आउटसाइड दी बैटरी या फिर सोर्स कह लें, जो सर्किट होता है उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कर रहा होता है। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते। हाँ, इक्वल तब होंगे जब इंटरनल रेजिस्टेंस को हम जीरो कर देंगे, और ईएमएफ हमेशा या तो इक्वल रहेगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के, या फिर ज्यादा होगी उससे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 11 है जी हमारे पास, हाउ मच चार्ज फ्लो इन पॉकेट कैलकुलेटर ईच मिनट व्हेन करंट इज 0.0001 एम्पियर। काफी सिंपल क्वेश्चन है जी। हमने करंट वाला रिलेशन यूज करके यहाँ से चार्ज की वैल्यू पता करनी है। एक मिनट की बात हो रही है टाइम की, तो 60 सेकेंड्स यूज कर लेंगे, और 60 सेकेंड्स को करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 0.006 कूलम्स आ जाएगा। ठीक है जी। Question number 12. When Wheatstone bridge is balanced, then no current flows through the galvanometer. Why? तो इसका आंसर हम डिस्कस कर सकते हैं जी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो यहाँ पर अगर हम देखें ना जी, जैसे कि हमें बताया गया है कि ये सर्किट बैलेंस है, तो सारी ये जो रेजिस्टेंसेज है इनकी वैल्यू सेम है। अगर ये वैल्यू सेम है तो गैल्वानोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। रीजन ये है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा हमारे पास जो वी ऑफ बी का होगा वही वी ऑफ डी का भी होगा। और अगर हम यहाँ पर रिलेशन देखें करंट के लिए आई ऑफ जी गैल्वानोमीटर, तो वी ऑफ बी माइनस वी ऑफ डी ओवर आर जी, दोनों का अगर पोटेंशियल सेम है तो हमारे पास तो आंसर न्यूमरेटर में जीरो आने वाला है। तो ओवरऑल जो करंट होगा वो गैल्वानोमीटर में से जीरो पास कर रहा होगा। ठीक है। तो ये बैलेंस होने की वजह से दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो पोटेंशियल है वो सेम है। इस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो देयर विल बी नो करंट थ्रू द गैल्वानोमीटर।